फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल सीक स्टडी में स्वागत है, जहां पर आपके सभी आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। सारे एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको यहां मिलता रहेगा। इसलिए गाइस, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो फ्रेंड, चलते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं कि वे क्वेश्चन कौन से हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, मारफती गीत डैश के पारंपरिक लोकगीत है। फ्रेंड, कहाँ का है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर 2 नेपाल, ऑप्शन नंबर 3 बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर 4 अफगानिस्तान। फ्रेंड, सोचिए कि ये कौन सा विकल्प सही हो सकता है। पाकिस्तान सही है, नेपाल सही है, बांग्लादेश सही है, या फिर अफगानिस्तान सही है। चलिए फ्रेंड, मारफती गीत कहाँ का है लोकगीत। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आपने, और इसका जवाब देखिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 बांग्लादेश। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 3 बांग्लादेश। ये कहाँ का? मारफती बांग्लादेश का लोक गीत है। क्लियर हो फ्रेंड? क्लियर हो गया होगा फ्रेंड, मारफती बांग्लादेश का। चलिए फ्रेंड, और बात करते हैं। और कार्टमैन कहाँ का? तो ये भी बांग्लादेश का सॉन्ग है। बाउल सॉन्ग, जरी गान, कोबी गान और पाला गान, ये सब वहाँ के ट्रेडिशनल सॉन्ग है। इनका भी नाम याद रखिएगा फ्रेंड, जिसमें जरी गान, कोबी गान और पाला गान काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। याद रहेगा फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन 1 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर 5 वर्ष। फ्रेंड, ये 4 विकल्प दिए गए हैं, सोचिए और विचार कीजिए कि कौन सा विकल्प सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, या फिर ऑप्शन नंबर 3, या फिर ऑप्शन नंबर 4। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आपने। इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 5 वर्ष। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है फ्रेंड? तो 5 वर्षों का होता है। चलिए फ्रेंड, अब बात करते हैं थोड़ी ग्राम पंचायत की। इन्हें संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है? तो फ्रेंड, इन्हें अनुच्छेद 40 में उल्लेखित किया गया है। ठीक फ्रेंड, किसके उद्देश्य थे? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के उद्देश्य थे। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के उद्देश्य थे। क्लियर हो फ्रेंड? इनकी स्थापना क्यों की गई थी? जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना हेतु 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी फ्रेंड। किसके लिए? जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना, मतलब हर एक को लोकतंत्र की अवसर मिले। ठीक, चलिए फ्रेंड, क्लियर हुआ। इसके लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। याद रहेगा फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन। उस विदेशी व्यक्ति को पहचानिए जिसे वर्ष 2019 में असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए भारत में दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। फ्रेंड, विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 जॉन चैम्बर्स, ऑप्शन नंबर 2 प्रवीण गोवर्धन, ऑप्शन नंबर 3 कादर खान, ऑप्शन नंबर 4 इस्माइल उमर गुवेल। चलिए फ्रेंड, सोचिए, विचार कीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 जॉन चैम्बर्स, ऑप्शन नंबर 2 प्रवीण गोवर्धन, ऑप्शन नंबर 3 कादर खान, ऑप्शन नंबर 4 इस्माइल उमर गुवेले। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आपने। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 4 इस्माइल उमर गुवेले। याद रहेगा फ्रेंड। इन्हें 2019 में असाधारण विशिष्ट सेवा के लिए भारत में दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जिसे कि पद्म विभूषण कहते हैं, वो मिला था। याद रहेगा फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, अब बात करते हैं कि ये इस्माइल उमर गुवेले कौन है। तो ये जिबूती के प्रेसिडेंट हैं। जिबूती के
प्रेसिडेंट है फ्रेंड। कब से हैं ये प्रेसिडेंट जिबूती के? तो 1999 से ये अभी तक प्रेसिडेंट है जिबूती के। और जिबूती की कैपिटल की बात करते हैं फ्रेंड, तो जिबूती सिटी। ठीक फ्रेंड, ये कैपिटल है। और वहाँ की लैंग्वेज की बात की जाए तो फ्रेंड, वहाँ की लैंग्वेज फ्रेंच, अरबिक ये सब बोली जाती हैं, और साथ ही साथ सोमाली भी वहाँ पे बोली जाती है। ये वहाँ की लैंग्वेजेस हैं। चलिए फ्रेंड, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी फ्रेंड? चलिए फ्रेंड, पहला ऑप्शन चंपारण, ऑप्शन नंबर 2 बरेली, ऑप्शन नंबर 3 मेरठ, ऑप्शन नंबर 4 राजकोट। फ्रेंड, ये 4 विकल्प दिए गए, इनको सोचिए और अच्छे से विचार कीजिए। चंपारण, बरेली, मेरठ या फिर राजकोट। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आप सबने, सोचिए फ्रेंड। चंपारण, बरेली, मेरठ या फिर राजकोट। चलिए फ्रेंड, इसका ऑप्शन देखते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 मेरठ। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 3 मेरठ। अब बात करते हैं सिपाही विद्रोह। फ्रेंड, ये कब हुआ था? ये 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई थी उसे ही बात करते हैं हम सिपाही विद्रोह। उसे ही सिपाही विद्रोह कहा जाता है फ्रेंड। ये कब क्रांति हुई थी? 10 मई 1857। ठीक फ्रेंड, 10 मई 1857 ईस्वी को। और इसको प्रारंभ किसने किया था? 28 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे, ठीक, जो कि एक सैनिक थे भारतीय। इन्होंने एक अंग्रेजी सैनिक को गोली मार दी थी और वहीं से ये क्रांति की शुरुआत हुई थी। याद रहेगा फ्रेंड। और ये क्रांति धीरे धीरे संपूर्ण देश में फैल गई थी। हालांकि ये सफल नहीं हो पाई थी क्योंकि अंग्रेजों ने इस क्रांति को दबा दिया था, बलपूर्वक अच्छे से दबा दिया था फ्रेंड, इसलिए हमें आज़ादी नहीं मिल पाई थी तब। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन चलते हैं। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के समय भारतीय सेना प्रमुख कौन था? चलिए फ्रेंड, पहला ऑप्शन जॉब लॉकहार्ट, ऑप्शन नंबर 2 KM करियप्पा, ऑप्शन नंबर 3 राय बुचर, ऑप्शन नंबर 4 सैम मानिक शाह। फ्रेंड, ये 4 ऑप्शन दिए गए, सोचिए और विचार कीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के समय भारतीय सेना प्रमुख कौन थे? जॉब लॉकहार्ट, KM करियप्पा, राय बुचर या फिर सैम मानिक शाह। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आपने। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 सैम मानिक शाह। सैम मानिक शाह थे फ्रेंड। ये कौन थे? 7th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक फ्रेंड, इस 7th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। ठीक, इनका कार्यकाल फ्रेंड कब तक था? तो इनका कार्यकाल 1969 से 1973। ठीक, और भारत बांग्लादेश जब मुक्त हुआ था, भारत पाकिस्तान के बीच ये युद्ध कब हुआ था? 1971 में हुआ था। उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी फ्रेंड। और हम बात करते हैं उस समय के राष्ट्रपति, तो वी गिरी थे। ठीक, याद रहेगा फ्रेंड। और फ्रेंड, मानिक शाह को कौन कौन से अवार्ड मिले थे? तो इन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों अवार्ड मिले थे। ठीक, याद रहेगा फ्रेंड, मानिक शाह को पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों मिले थे। ठीक फ्रेंड, चलिए फ्रेंड, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? फ्रेंड, पूछा गया है किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? ऑप्शन नंबर 1 एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर 2 जॉन कीन्स, ऑप्शन नंबर 3 मिल्टन फ्रीडमैन, ऑप्शन नंबर 4 गॉटफ्रीड हैबलर। चलिए फ्रेंड, सोचिए कौन सा विकल्प सही हो सकता है। चलिए फ्रेंड, विचार कीजिए कि कौन सा विकल्प सही हो सकता है और फिर अपने उत्तर का मिलान कर लीजिए फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। इसका ऑप्शन नंबर 4 आंसर सही है। याद है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, अब बात करते हैं गॉटफ्रीड हैबलर कौन थे। ठीक फ्रेंड, ये ऑस्ट्रियाई और अमेरिकी
मूल के कौन अर्थशास्त्री थे। ठीक, ये ऑस्ट्रिया में पैदा हुए थे, लेकिन ये उन्होंने अच्छे से अपनी एजुकेशन और ये सब शोध कहाँ किए थे, अमेरिका में किए थे। ठीक फ्रेंड, चलिए फ्रेंड अब बात करते हैं अवसर लागत, ये क्या होती है। ठीक, अवसर लागत आखिर आई कहाँ से। चलिए फ्रेंड इसकी बात करते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, यदि किसी विशेष वस्तु का उत्पादन करने के कारण कई अवसरों का त्याग करना पड़ता है तो वह त्यागे हुए ठीक अवसर को ही अवसर की लागत कहते हैं फ्रेंड। जैसे मान लीजिए कि किसान है, ठीक, वो गेहूं और चना दोनों बो सकता है, ठीक, अपने खेत में। उसके पास 1 हेक्टेयर जमीन है तो वो दोनों चीज बो सकता है। ठीक, मान लीजिए एक किसान है, ठीक, उसके पास 1 हेक्टेयर जमीन है, उस खेत में गेहूं और चना दोनों बो सकता है। लेकिन क्या उसे गेहूं बोने के लिए चने की फसल का त्याग करना पड़ता है, दोनों चीज नहीं बो सकता। मतलब एक चीज बो पाएगा, ठीक, या तो गेहूं बो पाएगा या तो फिर चना बो पाएगा। ठीक फ्रेंड, तो यह मान लीजिए उसने गेहूं बोया और चने का त्याग कर दिया, ठीक, चना नहीं बो पाया। तो यदि त्यागी गई चने की फसल, मान लीजिए कोई चने की फसल है, ठीक, उसका मूल्य मान लीजिए 2,000 रुपये है, ठीक, जो उसने त्याग दिया है। तो गेहूं जो उसने उगाया है उसकी औसत लागत कितनी होगी फ्रेंड, उसकी औसत लागत भी 2,000 रुपये ही होगी। समझ गए फ्रेंड। तो इस प्रकार गन्ने सॉरी फ्रेंड, इस प्रकार चने की कीमत जिसका गेहूं उत्पादन किसान को त्याग करना पड़ता है, गेहूं की औसत लागत कहलाती है। ठीक, चने के क्या उसने त्याग किया तो इसे त्याग लागत भी कह सकते हैं, और उसने इसके बदले में क्या हो गया, गेहूं, तो गेहूं का औसत लागत आया फ्रेंड। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वैज्ञानिक ने पेंसिलिन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर 1 रॉबर्ट कोच, ऑप्शन नंबर 2 लुइस पास्चर, ऑप्शन नंबर 3 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, या फिर ऑप्शन नंबर 4 आइंस्टाइन। फ्रेंड ये 4 विकल्प दिए गए हैं, सोचिए और विचार कीजिए। चलिए फ्रेंड, पेंसिलिन काफ़ी सिंपल है। पेंसिलिन की खोज किसने की थी। चलिए फ्रेंड इसका ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। कौन सा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर 3 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक फ्रेंड, ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो ये स्कॉटिश वैज्ञानिक थे। ठीक, ये क्या होते, जीव वैज्ञानिक थे, औषधि वैज्ञानिक थे। ठीक फ्रेंड, इन्होंने जीवाणु विज्ञान, रोग प्रतिरक्षा विज्ञान और इम्यूनिटी पर बहुत सारे शोध पत्र लिखे थे। याद रहेगा फ्रेंड, किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक फ्रेंड, इतनी चीजें इसमें याद रखनी है आपको बस। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे नजदीक है। फ्रेंड सोचिए विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 सीरियस, ऑप्शन नंबर 2 डेनेब, या फिर ऑप्शन नंबर 3 बेल्टगेज, ऑप्शन नंबर 4 प्रॉक्सिमा सेंटोरी। फ्रेंड सोचिए कौन सा, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, या फिर ऑप्शन नंबर 3, या फिर ऑप्शन नंबर 4। सोचिए फ्रेंड। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा आपने। अब इसका जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 प्रॉक्सिमा सेंटोरी। ठीक, ये तारा सूर्य के सबसे नजदीक है फ्रेंड। तो हमारी पृथ्वी से सबसे पास कौन सा तारा, तो फ्रेंड हमारा ये तारा कौन सा है, सूर्य है। ठीक फ्रेंड, और दूसरा जो हमारी पृथ्वी से, तो ये प्रॉक्सिमा सेंटोरी और सूर्य के सबसे नजदीक है। ठीक, यह हमसे कितना है, 2.4 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ठीक, इसके को कहते हैं प्रॉक्सिमा सेंटोरी या अल्फा सेंटोरी। याद रहेगा फ्रेंड। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस लेखक ने 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया। फ्रेंड 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर 1 अमिताभ घोष, ऑप्शन नंबर 2 विक्रम सेठ, ऑप्शन नंबर 3 किरण देसाई, ऑप्शन नंबर 4 अरुंधति रॉय। चलिए फ्रेंड विचार कीजिए, सोचिए कौन सा विकल्प सही हो सकता है। चलिए फ्रेंड सोचिए, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, या फिर ऑप्शन नंबर 3, या फिर ऑप्शन नंबर 4।
चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आपने। अब इसका आंसर देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1, अमिताभ घोष। कौन फ्रेंड? अमिताभ घोष। याद रहेगा फ्रेंड, 2018 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलो फ्रेंड, अब बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक, तो ये कब स्थापित किए थे? ये 1961 में स्थापित किए थे। ठीक फ्रेंड, और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो ये जी शंकर कुरुप को मिला था। ठीक फ्रेंड, और ये 2018 वाला कौन सा? 54वां नंबर का था। ठीक फ्रेंड, ये किसे मिला? अमिताभ घोष को मिला था। ध्यान रहेगा फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन ये है हमारा, किसी वस्तु या सेवा की मांग जो किसी अन्य चीज की मांग का परिणाम है उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 1 प्रत्यक्ष मांग, ऑप्शन नंबर 2 आय की मांग, ऑप्शन नंबर 3 मिश्रित मांग, ऑप्शन नंबर 4 व्युत्पन्न मांग। चलिए फ्रेंड, विचार कीजिए। चलिए फ्रेंड, सोचिए और विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 या फिर ऑप्शन नंबर 4। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आपने। अब इसका आंसर देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 4 व्युत्पन्न मांग। जब किसी वस्तु या सेवा की मांग जो कि किसी अन्य चीज की मांग का परिणाम है, ठीक, तो उसे व्युत्पन्न मांग कहा जाता है। फ्रेंड, अच्छे से समझते हैं। ठीक, जब किसी वस्तु की मांग के कारण, ठीक, अन्य किसी वस्तु की सेवा की मांग उत्पन्न होती है। जैसे किसी वस्तु की सेवा की मांग हो रही है, ठीक, उसी की मांग के दूसरी वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है, तो इसे ही क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मांग कहते हैं। मतलब एक की डिपेंडेंसी के साथ साथ दूसरी की भी मांग बढ़ जाती है। ठीक, तो इसे व्युत्पन्न मांग कहते हैं। याद रहेगा फ्रेंड, व्युत्पन्न मांग क्या होता है? जब किसी वस्तु की मांग के कारण अन्य किसी वस्तु की मांग बढ़ उत्पन्न होती है, ठीक, या बढ़ जाए, उसे ही व्युत्पन्न मांग कहते हैं। किसी एक वस्तु की मांग के कारण जब दूसरी वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है, तो उसे ही व्युत्पन्न मांग कहते हैं। याद रहेगा फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में किसने ए हिस्ट्री ऑफ द सिक्स पुस्तक लिखी थी? सिक्स। चलिए फ्रेंड, ऑप्शन नंबर 1 अमृता प्रीतम, ऑप्शन नंबर 2 गुरबचन सिंह तालिब या फिर ऑप्शन नंबर 3 खुशवंत सिंह। चलिए फ्रेंड, सोचिए, विचार कीजिए। निम्नलिखित में से किसने ए हिस्ट्री ऑफ, ठीक, सिक्स लिखी थी? अमृता प्रीतम या फिर गुरबचन सिंह तालिब या फिर ऑप्शन नंबर 3 खुशवंत सिंह। फ्रेंड, तीन ही ऑप्शन है, चलिए, लेकिन इसमें में से एक है। चलिए फ्रेंड, आपका काम आसान हो गया। चलिए फ्रेंड, सोचिए। चलिए फ्रेंड, विचार कीजिए। चलिए फ्रेंड, सुन लिया होगा आपने। अब इसका सही जवाब देखते फ्रेंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 खुशवंत सिंह। फ्रेंड, किसने लिखी थी? खुशवंत सिंह। ये कौन थे? ये प्रसिद्ध उपन्यास लेखक और इतिहासकार थे। ठीक फ्रेंड, और ये 1980 से 1986 तक राज्यसभा के सदस्य हैं। याद रहेगा फ्रेंड। और इन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे सम्मान भी मिल चुके हैं। ठीक फ्रेंड, ये थे खुशवंत सिंह, जिन्होंने ए हिस्ट्री ऑफ सेक्स लिखी थी। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त है? कौन सी फसल सबसे उपयुक्त है फ्रेंड? ऑप्शन दिए गए हैं आपको। चलिए फ्रेंड, सोचिए और विचार कीजिए। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर 1 चाय, ऑप्शन नंबर 2 कपास, ऑप्शन नंबर 3 चावल, ऑप्शन नंबर 4 मक्का। चलिए फ्रेंड, सोचिए, विचार कीजिए। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी किसके लिए? चलिए फ्रेंड, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 3 चावल। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी जो होती है चावल की खेती के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है फ्रेंड। इसमें चावल की खेती की जाती है, तो इसमें चावल का जो प्रोडक्शन होता है, उत्पादन बहुत ही ज़्यादा होता है फ्रेंड। इसलिए उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी चावल के लिए बहुत उपयोगी होती है। ठीक फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है फ्रेंड?
ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रीय कृषि दिवस, ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस, ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रीय किसान दिवस, ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रीय बालिका दिवस, ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रीय बालिका दिवस, ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रीय किसान दिवस। सोचिए फ्रेंड, विचार कीजिए कि कौन सा विकल्प सही हो सकता है। राष्ट्रीय कृषि दिवस, राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस या फिर राष्ट्रीय किसान दिवस। चलिए फ्रेंड, सोचिए और विचार कीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आपने। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है फ्रेंड। इसकी शुरुआत कब हुई थी फ्रेंड? तो इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी। ठीक, महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक फ्रेंड, इसका उद्देश्य क्या है? तो गर्ल चाइल्ड को बचाना और बालिकाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षित वातावरण प्रदान करना। ठीक फ्रेंड, याद रहेगा फ्रेंड। और फ्रेंड, ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 जनवरी 1966 को भारत के महिला प्रधानमंत्री, जो कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ठीक, ने शपथ ली थी प्रधानमंत्री पद की। ठीक, इसलिए 24 जनवरी को इस दिवस को मनाया जाता है नारी शक्ति के रूप में। ठीक फ्रेंड, ध्यान रहेगा। इंदिरा गांधी ने इस दिन शपथ ग्रहण किया था 1966 में, इसलिए इस दिन को ठीक नारी शक्ति के दिवस में रूप में मनाने के लिए 24 जनवरी को चुना गया। ठीक फ्रेंड, और इसकी 2020 की थीम क्या थी फ्रेंड? तो ये आपको याद रखनी है। 2020 की इसकी थीम मेरी आवाज हमारा समान भविष्य। ठीक फ्रेंड, मेरी आवाज हमारा समान भविष्य। ठीक, ये इसकी थीम है 2020 की। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन है भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेखित किया गया है? फ्रेंड, विचार कीजिए, सोचिए। महाभियोग, ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 54, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 51, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 63, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 61। महाभियोग की बात की गई है फ्रेंड। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, याद होगा आपको, उम्मीद करता हूँ। चलिए फ्रेंड, इसका सही जवाब देखिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 61। कौन सा फ्रेंड? अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है और उसके बाद महाभियोग पारित होने पर उसे उसके पद से हटाया जा सकता है फ्रेंड। ठीक, याद रहेगा फ्रेंड। तो अनुच्छेद 61 के तहत। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन। जॉर्वे कल्चर एक चालकोथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में? जॉर्वे कल्चर फ्रेंड, ये दिया गया है, जॉर्वे कल्चर पूछा गया है। एक क्या चालकोथिक पुरातात्विक स्थल था। ठीक, ये कहाँ है? चलिए फ्रेंड, 4 ऑप्शन दिए गए आपको। ऑप्शन नंबर 1 गुजरात, ऑप्शन नंबर 2 बिहार, ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन नंबर 4 आसाम। फ्रेंड, विचार कीजिए और सोचिए कि कौन सा विकल्प सही हो सकता है। चलिए फ्रेंड, अच्छे से विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 2 या फिर ऑप्शन नंबर 3 या फिर ऑप्शन नंबर 4, कौन सा विकल्प सही है फ्रेंड? चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आपने। अब देखते हैं इसका आंसर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र। जॉर्वे कल्चर कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक, ये कहाँ है फ्रेंड? महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में। ठीक, चारवे संस्कृति के लोगों के बारे में बताता है। ठीक फ्रेंड, इसकी एज क्या है? ये ताम्रकालीन है, लगभग 1400 से 700 ईस्वी तक के समय के बीच का है। ठीक, और जारवे संस्कृति के लोग क्या करते थे? ये लोग कृषि व पशुपालन करते थे और इनकी फसलें क्या थी? जौ, गेहूँ, मटर, चावल की खेती, और ये गाय, बैल आदि को पालते थे। ध्यान रहेगा फ्रेंड कि जॉर्वे कल्चर कहाँ? महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। ठीक, याद रहेगा फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें फ्रेंड।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में।